ओम शांति। निधि बहन, ओम शांति भाई, वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। प्यारे साथियों, देखिए आज हमारी मीठी बहन लंदन से अपने इस ईश्वरीय जीवन का, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग का अनुभव सुनाने हेतु हमारे पास लंदन से पधारी है। आज हम सुनेंगे कि कैसे कम उम्र में ही हमारी निधि बहन ने इस जीवन निधि को जमा कर लिया। कैसे आप इस ज्ञान मार्ग में आए, कैसे आपने इतनी उन्नति की, और विशेष तो ये बात है कि आप काफी समय आपने क्योंकि मधुबन में बिताया है, इसलिए मधुबन के महारथी, आज मैं कहूँगा हमारे जो पूर्वज है, उन पूर्वजों के साथ का भी काफी अनुभव अनुसंग रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। मधुबन भूमि से फिर लंदन की और सेवाओं के लिए प्रस्थान हुआ, और जो हमारी आदरणीय दक्षा बहन जी है, उनके साथ रह करके वहाँ वेम्बली में आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। और मैं कहूँगा वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है आप। कुछ गुजराती प्रोग्राम्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी प्रकार के प्रोग्राम्स भी आप कंडक्ट करती है। तमाम प्रकार की सेवाओं में आपका वहाँ पर सहयोग होता है। तो कम उम्र में बहुत ही ज्यादा अनुभवी ऐसी विशेष आत्मा से आज हमारा मिलना हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है। हमारी दक्षा बहन जी भी मुझे तो दिखाई पड़ रही है। दक्षा बहन जी, ओम शांति। बहुत महीनों बाद आपको देख रहे हैं। ये भी देखो, वह कहते हैं ना भाई और बहनों, वेल बिगन इज हाफ डन। तो जब हमारा इस कार्यक्रम का शुरुआत बिगिनिंग हुई, तो बिगिनिंग आपके द्वारा ही एक प्रकार से शुरू के दौर में आपका अनुभव हम सब ने सुना, और ये लगातार बड़े बड़े कहते हैं, उन शब्दों में कहूँ यज्ञ के बड़े ही कह रहे कि एक इतिहास रचा गया यज्ञ का। इतने सारे विदेशी, इतने सारे देशों से लगातार आए हो, और एक भी दिन का गैप न हुआ हो 7-8 महीने में। इतना बड़ा कार्यक्रम कभी आज तक हुआ नहीं है। तो आप लोग ही इस कार्यक्रम के नींव बने। और प्यारे साथियों, में ये भी आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम चला है, इसमें हमारे आदरणीय दक्षा जी का बहुत 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 सपोर्ट रहा है। दिलो जान से उन्होंने सपोर्ट किया है। कितनों का रेफरेंसेस दिया, कितनों को उन्होंने संपर्क किया, और तब जाके इस कार्यक्रम में इतनी जान आई है, 4 चांद लगाए है। तो आपका दिलो जान से हम शुक्रिया करते हैं। और निधि बहन के लिए भी आपने ही दिया, और हमने निधि बहन सुनना चाहेंगे ना। हाँ जी, निधि बहन को, निधि बहन हमारा बाद में सुना। निधि बहन को तो 1 घंटा सुनाना ही है। आज उन्हीं का दिन है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है, जो आपने किया है वो जरूर मुझे बयां करना चाहिए, ताकि हमारे भाई बहनों को भी प्रेरणा मिले और कुछ समझ पाए। और आप समझते हैं, मैं कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, जो आपने किया है वो मैं बयां कर रहा हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आदरणीय दक्षा बहन जी है, और आज के वक्ता हमारी निधि बहन है। ठीक है निधि बहन, भले आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें। निधि बहन। शांति। थैंक यू सो मच भाई, है ना, आपने बहुत खूबसूरती से हर एक चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया। और मैं बहन से वही पूछ रही थी कि बहन क्या सुनाऊं क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो हर किसी की एक कहानी होती है ना, कि वो कैसे ज्ञान में आए, कि इन्होंने उनको इंस्पायर किया, किस रीति से ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से अपनाया। पर हमारी कहानी उन सबसे थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आज तक हमने 7 दिन का कोर्स किया ही नहीं है। तो मैं ज्ञान में कैसी आई उसकी तो कोई कहानी नहीं है। पर कभी कभी मजाक मजाक में कहते हैं कि कुछ पिछले जन्म से बाबा को ना ऐसे ज्ञान में होंगे शायद, और बाबा को कह रहे होंगे कि बाबा हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें हम आपकी सेवा कर पाए। तो वही शायद कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा इस बर्थ में। और जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी, मदर वाज प्रेग्नेंट, तभी 7वें महीने या 6ठे महीने में उनको ज्ञान मिला। तो जैसे ही जन्म हुआ वो सीधा सेंटर पर
तो बचपन से ही हम सेंटर पे ही पले पड़े हैं। यहाँ तक कि जो कहते हैं ना, पहले जब बच्चा 2-3 महीने का होता है उसके बाद उसको पहली बार बाहर का खाना खिलाते हैं, लाइक आउटसाइड फूड, तो वो भी सबसे पहला जो अन्न का दाना था वो भी सेंटर से आया था, सेंटर पे ही खाया था, बहनों ने खिलाया था। चलना भी सेंटर पे सीखा, बोलना भी सेंटर पे सीखा। तो एक अनोखी डिफरेंट अलौकिक जर्नी रही है। तो जैसे कि कह सकते कि मेरा लौकिक जन्म ही मेरा अलौकिक जन्म है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जन्म है। तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती कि लौकिक में हम क्या कर रहे थे और अलौकिक में हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये जन्म ही हमारा जैसे अलौकिक जन्म रहा। और क्योंकि 1987 में ज्ञान में आना हुआ था पेरेंट्स का, तो तभी से हम भी सेंटर पे ही आ रहे हैं। और तभी पहले के जो पुराने भाई बहन सुन रहे होंगे वो शायद जानते होंगे कि पहले के ज़माने में जो प्रकाशमणि दादी थी 1980s 90s में, तो दादी सभी बच्चों को मधुबन में बुलाते थे एवरी समर वेकेशंस में, 10-12 दिन के लिए सभी बच्चों को बुलाया जाता था। अभी तो काफ़ी स्ट्रक्चर, काफ़ी फॉर्मल हो गया है प्रोसीजर उसका, पर पहले के टाइम पे बहुत इनफॉर्मल होता था। और सेंटर की एक बहन होती थी और सभी बच्चे होते थे, पेरेंट्स को अलाउ नहीं था उस समय, खाली बच्चों को और सेंटर की एक नियमित टीचर जाएगी। तो उस समय हम गांधीनगर सेंटर पर थे। आप सब जानते हैं कैलाश दीदी भी आए हैं, तो वही हमारी अलौकिक मदर रही हुई है बचपन में, ज्ञान से हमको बड़ा पाला है उन्होंने बहुत प्यार से। तो उस समय हम 2.5 साल के थे, तब पहली बार बहनों के साथ हम मधुबन गए थे। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम जब मैं मधुबन पहुंची, एंड आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट। नॉर्मली पेरेंट्स के साथ बच्चे जाते हैं, और उस समय मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे क्योंकि लॉ नहीं था। तो 2.5 साल का बच्चा अगर मधुबन में पहुंच जाएगा, मुरली क्लास में सुबह सुबह पहुंच जाएगा, बहनों के साथ होगा, तो एक अलग ही डिफरेंट मधुबन के भाई बहनों का विशेष प्यार मिलता था, सेंटर के भाई बहनों का विशेष प्यार मिलता था। जिससे बचपन की काफ़ी कहानियाँ हो जाती थी। और क्योंकि छोटे थे और वो हिम्मत थी और पहुंच गए, बिकॉज हमको तो पता नहीं हिम्मत क्या होती है उस समय, बच्चों को थोड़ी पता होता है कि इसको हिम्मत कहते हैं या इसको ये कहते हैं। सब जा रहे तो चलो, हमारे लिए तो बस मस्ती थी, मौज था। पर बड़ों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला उसमें, स्पेशली जब निर्वैर भाई को हम अंकल बुलाते थे, क्योंकि वो यज्ञ के अंकल जैसे थे, तो हमको गोदी में घुमा घुमा कर घूमते थे। और दादियों का तो बहुत प्यार मिला। और हर समर में उस साल से, जब 2.5 साल के थे तब से लेकर आई थिंक 15-16 इयर्स के हुए तब तक, मधुबन में एवरी समर, जैसे कहते हैं ना छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं, तो जैसे हमारा नानी का घर था कि हम मधुबन पहुंच जाते थे। और उस समय बहुत सारे दादियों से बहुत पालना मिली, जैसे मनोहर दादी थे, शांतामणि दादी थी, लच्छुती दादी, प्रकाशमणि दादी। तो इन सभी दादियों का जो प्यार था, जो संगठन था, ऐसे कभी भी नहीं लगा कि दादियों ने कोई अलग थे। एक परिवार की भावना बचपन से हमको मिलती थी, और बच्चों से तो एक्स्ट्रा प्यार होता है दादियों का, बड़ों का। तो उस प्यार ने जैसे कि हमारे जीवन, वो प्यार ही हमारे जीवन का जैसे आधार बन गया। और हमें आज भी याद है, जैसे ही हम मधुबन में जाते थे, कई लोग होंगे जिनको शायद वो सिस्टम नहीं पता होगी, इसीलिए थोड़ा शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो बच्चों का जो कैंप होता था बहुत फेमस था, क्योंकि हम जैसे ही मधुबन पहुँचते थे, बड़ी दादी हमको बहुत प्यार से वेलकम करती थी। और उसके बाद हमारी टेस्ट होती थी, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होती थी, और 25 क्वेश्चंस होते थे उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एवरी ईयर हमको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती थी, जैसे हमने वो प्रॉपर कैंप के अंदर हम आए हो। और जिसको फुल मार्क्स मिलते थे, दादी अपने हाथों से उनको बहुत सारा प्राइज देती थी, टोली देती थी, बहुत प्यार करती थी, है ना। पूरा जो फर्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो पूरा यज्ञ की हिस्ट्री के बारे में होता था, और यज्ञ के क्या क्या नियम हैं, क्या कितनी विंग्स हैं, ये सब बच्चों की इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होती थी।
और उसके बाद हमको एक चार्ट दिया जाता था जो हमको हर रोज रात को भरना है जब तक हम मधुबन में हैं, और लास्ट दिन दादी को सबमिट करना होता था। तो बड़ी दादी, मनोहर दादी हमको रोज शाम को कहानियां सुनाती थी, ब्रह्मा बाबा की कहानियां, कैसे बाबा शिव बाबा बाबा के तन में आए, ब्रह्मा बाबा की जो भी जीवन कहानियां थी, थोड़ी 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 थोड़ी, जैसे बेड टाइम स्टोरीज होती ना, तो मनोहर दादी हमारी वो बेड टाइम दादी थी कि दादी से बाबा की कहानियां सुन करके फिर हम जाके सो जाते थे। तो ऐसे बहुत प्यार मिला दादियों का। और जैसे जैसे बड़े हुए समझ आने लगी, और एक चीज ये समझ में आया कि भगवान का जो प्यार है वो जैसे कहने के लिए कह देते हैं अनकंडीशनल है, पर वो अनकंडीशनल कैसा होगा? अगर उसको मैनिफेस्ट करना है, उसको देखना है, या उसको बयां करना है, इसको महसूस करना है, तो वो सब क्या होगा, कैसा होगा? तो वो हमने मधुबन में दादियों के जीवन से और सेंटर पे बहनों के प्यार से हमने उसको अनुभव किया। और फिर ज्ञान सरोवर का, तभी ज्ञान सरोवर नहीं बना था जब हम मधुबन जाते थे, उस तब की बात है। फिर जब ज्ञान सरोवर का निर्माण हुआ और फिर शांतिवन का निर्माण हुआ, और शांतामणि दादी शांतिवन में अक्सर ज़्यादा रहते थे, तो वो बहुत थे भी हमारे लिए तो बहुत क्यूट थे, गोल गोल उनका चेहरा था, और एकदम शांत चित्त होकर दादी तपस्या धाम के बाहर, दादी कॉटेज के बाहर वो अक्सर करके बैठा करते थे। और हम जाके दादी से बात करते थे तो शांतामणि दादी का स्वभाव ही इतना निर्मल, इतना शांत रहता था कि उनकी दृष्टि ही हमको बहुत भरपूर कर देती थी। और दादी थोड़ी बहुत बातें करते थे और बहुत खिलखिला के हंसते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे एक उमंग जैसे आ जाता था। और निर्मल शांता दादी, निर्मल शांता दादी से भी काफ़ी हमारा मिलना जुलना होता था, क्योंकि निर्मल शांता दादी वैसे तो ब्रह्मा बाबा के लौकिक में डॉटर है, तो एक थोड़ा विशेष आकर्षण लगता था, पूछे उनसे कि दादी बाबा क्या करते थे, कैसे करते थे। तो जनरल में होता था, हम सब बच्चे जाते थे दादियों के पास और दादी कुछ कुछ कहानियां सुना देते थे। और अंत में जब बड़े हुए और निर्मल शांता दादी से मिलते थे तो उनका एक स्लोगन था, खुश रहो आबाद रहो, आप सबने सुना होगा। और दादी इतने प्यार से वो बोलते थे, है ना, और कुछ भी नहीं था एंड में, खाली ये महामंत्र निर्मल शांता दादी बार बार बड़ी सभा में आकर के इतना उमंग से वो बोलते थे, जैसे कि किसी के अंदर कोई भी परेशानी हो, दुविधा हो, तो एक सेकंड में वो फिनिश हो जाए। और उसके बाद हम भोली दादी से भी मधुबन में, क्योंकि तभी भोली दादी आप सब जानते होंगे, भोली दादी जो थे बाबा उनको भंडारी दादी भी कहते थे, वो भंडारा संभालते थे और केवल वो भंडारे के अंदर रहते थे, वो कभी भी बाहर नहीं आते थे, बाबा मिलन भी नहीं करते थे, क्योंकि बाबा ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो एक बार जब भोली दादी से हमने पूछा कि दादी आप हमेशा यहाँ रहते हो, तो दादी ने कहा कि बाबा की मेरे पे आस है, मुझे उस आस को पूरा करना है, मेरी ये जिम्मेवारी है, बाबा ने मुझ पर विश्वास रखा है। तो जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाना है, वो भी हमने दादियों से सीखा। तो प्यार कैसे निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है। और लच्छू दादी, आप सबको पता होगा, लच्छू दादी के पास बाबा की किताबें होती थी, बाबा की छोटी छोटी चीज़ें होती थी, और दादी एक्यूरेट बाबा का टाइम टेबल फॉलो करते थे। मतलब साकार में जब बाबा थे तो बाबा का उठना, खाना पीना, लच्छू दादी काफ़ी ध्यान रखते थे। और फिर अव्यक्त होने के बाद भोग की तैयारियां करना, तो उनसे वो नियमबद्धता जो है वो हमने तभी सीखी थी। और जब हम मधुबन में जाते थे तो हमारी हर तरह से पालना होती थी, केवल प्यार और मस्ती मजाक वो तो ठीक था, पर प्रकाशमणि दादी, कभी कभी चंद्रमणि दादी हमारी क्लास कराते थे, और क्लास भी बच्चों की तरह ही कराते थे, पर इतनी गहरी गहरी डीप बातें इतनी आसानी से हम बच्चों को समझा देते थे, प्रैक्टिस कराते थे आत्माभिमानी स्थिति का, देही अभिमानी स्थिति का, अलग अलग स्थितियों को थोड़ा डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दादियाँ कराते थे। और केवल ये नहीं, और हमारा पूरा एक प्रोग्राम बनता था कि अलग अलग
जो कलाएं हैं वो भी बच्चों के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बच्चे बहुत ऊंची दृष्टि से हमको देखा जाता था। उस समय तो नहीं समझता था, पर अब समझते हैं कि दादियों का विजन ना, बड़ों की हमारे बच्चों के लिए कितनी ऊंची आश थी, कितनी दुरान दृष्टि थी। कैसे हम, जैसे कहते हैं ना, मिट्टी आ गई और मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, तो कितनी सारी चीजों का बारीकी से ध्यान रखा जाता था। तो ज्ञान की क्लासेस भी होती थी, गुणों की क्लासेस भी होती थी, धारणाओं की क्लासेस भी होती थी, और साथ साथ स्पोर्ट्स भी होता था, फिजिकल और इमोशनल मेंटल स्ट्रेंथ। और सारी दादियाँ, कोई ऐसे नहीं कि एक दो दादी। और हमारा स्पोर्ट्स सेंटर पीस पार्क होता था। आप में से कई पीस पार्क गए होंगे, मैं समझती हूँ, देखा भी होगा आप सबने। पर उस समय, अभी तो बहुत ब्यूटीफुल डेवलप हो गया है, तभी थोड़ा रॉ फेज में था। और दादियाँ हमारे साथ हर गेम्स खेलती थी। जैसे कंपटीशन होता था ना, उसका हर एक कंपटीशन का इनॉग्रेशन, स्पोर्ट्स डे हम लोग साथ में मनाते थे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के बच्चे, खाली बच्चे मधुबन में रहते थे, पांडव भवन में हमको रहने को मिलता था, और आसपास के भवनों में। और फिर बड़ी बड़ी दादियाँ ना, उस समय तो हमारे लिए वही हमारे सीनियर्स जैसे थे। हमको समझ में नहीं था कि इतने बड़े दादियाँ हैं, ये इतने आदि रत्न हैं हमारे लिए। तो जैसे हमारे दोस्त ही थे। जैसे होता है ना कि आपके पिताजी की माँ होती है, बुजुर्ग होती है, पर दादी लौकिक में भी कितना प्यार से आपके साथ रहती है। तो सारे बड़े दादियाँ ऐसे ही रहते थे, तो वो डिफरेंस वो पता नहीं चलता था। ये दादियों की नम्रता थी, है ना, और उनका हमारे प्रति स्नेह था। तो हम सभी दादी इनॉग्रेट करती थी, हमारे साथ दौड़ लगाती थी, हमारे साथ सैक रेस खेलती थी, बैडमिंटन खेलते थे, और फिर क्रिकेट खेलते थे। तो ये सारे खेल भी हमारे साथ खेलते। और फिर जब बच्चे हम आपस में खेलना शुरू कर देते थे, तो बेस्ट सीन ये होता था कि हम सब दादियों को भूल जाते थे ना, क्योंकि बच्चे आपस में खेलते हैं तो दादियों शुरू कर दिया, भूल जाते थे। पर ब्यूटीफुल सीन ये होती थी कि जब हम सब अपने अपने उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, तो दादियां आपस में खेलना शुरू करती थी ना। आपने देखा होगा पीस पार्क में जो बेंच है, वो एक एरियल व्यू जैसा है, जहाँ बैठने की जगह, पर नीचे एक छोटा सा गार्डन है। तो वो गार्डन दादियों का हो जाता था, और फिर सभी दादियां एक दूसरे के साथ खेल खेलते थे। तो वो बहुत ब्यूटीफुल सीन लगता था। जैसे आज अगर वो सीन को इमर्ज करते हैं अपनी मेमोरी ट्रैक में और देखते, तो ऐसे लगता है फरिश्ते एक दूसरे के साथ खेल रहे होते। बहुत ब्यूटीफुल वो सीन थी। आप सोचिए, वो वतन का ही जैसे एक नज़ारा होगा, क्योंकि आजू बाजू बहुत सारे गुलाब के फूल होते थे, पौधे होते थे, फ्लावर्स होते थे, आम के पेड़ होते थे जिसमें से हम गुठली आम तोड़ के खाते रहते थे। और यहाँ दादियाँ अपना खेल खेल रही थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे आज सोचते हैं तो मानो वतन की कोई सीन महसूस होती है। और उसके बाद, है ना, तो ये मधुबन का हमारा पूरा जर्नी रहता था एवरी ईयर। फिर तो जैसे जैसे बड़े होते गए, तो अनुभव भी, एक्सपीरियंस भी मिलते गए, समझ भी आती गई। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यही यज्ञ के प्रति प्यार और यज्ञ के प्रति जो समर्पण भाव है, वो यही हमारे अंदर इंस्टिल हो गया ना। कुछ डिफरेंट नहीं लगा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर हम बॉम्बे में थे तभी। बॉम्बे, आई थिंक हमारा स्कूल फिनिश हुआ जैसे ही 10th फिनिश हुआ, 11th कॉलेज हमने बॉम्बे से पढ़ाई की थी। तो बॉम्बे में जब हम थे, तभी भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से दादियों का प्यार मिलता ही रहा। और क्योंकि पहचान थी, जानते थे। और फिर कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, कोई भी ये एक कवच जैसे बन गया था ना, जो दादियों का प्यार था, बाबा की पालना थी, रोज की मुरली थी। तो वो एक जीवनी ऐसी बन गई जो कवच बन गई। और वो कवच इतना शक्तिशाली था कि माया की नगरी, बॉम्बे को माया नगरी कहते हैं, पर माया की नगरी में जैसे कि जब तक हम बाहर थे, माया ने प्रवेश नहीं किया ना, क्योंकि बहुत सराउंडेड थे। तो सुबह 6 बजे निकलते थे यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, मुंबई की लोकल ट्रेन में, और वापस आकर सीधा सेंटर पे जाते थे, क्योंकि वहाँ पे 3 बार मुरली क्लास होता है। मॉर्निंग 7 बजे वाला क्लास,
जो हम नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे कॉलेज का टाइम वो था। फिर दोपहर 5 बजे और फिर शाम को 7:30 बजे, 7 से 7:30 योग होता था, 7:30 से 8:30 बजे मुरली क्लास होती थी। तो अक्सर करके हम 7:30 से 8:30 का क्लास अटेंड कर लेते थे और फिर हम रात को 9 बजे हम घर पहुंचते थे। तो ये हमारा पूरा जैसे दिनचर्या रहता था कॉलेज लाइफ के अंदर। और क्योंकि वो सीख मिली ना, दादियों ने और बड़ों ने सिखाया था, जैसे सेंटर पे भी थे बाबा, और बहुत ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस कभी नहीं थे ना, क्योंकि बचपन से ही पता था यही लाइफ है, यही जीवन जीना है, यही बताया गया था कि आपको यही जीवन जीना है, यही राइट पाथ है। जैसे नहीं बच्चे, जब बच्चे, अगर आप कोई कृष्ण में मानते हैं, जो माता पिता जिस बात को फॉलो करता है बच्चा ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। तो वही जीवन ट्रैक चल रही थी और कभी भी कोई भी बंदिश नहीं थी, ना खाने पीने की या पहनने की या कोई भी। तो हमारा जो लाइफस्टाइल था वो भी बहुत ओपन था। और हम क्योंकि मधुबन से ही स्पोर्ट्स वगैरह था तो हम स्पोर्ट्स भी काफ़ी खेलते थे, नेशनल्स टीम के हम ये भी रहे हुए हैं, टीम मेंबर्स भी रहे थे, तो कैंप्स भी होती थी। पर हर समय में जो बाबा की ब्यूटी थी, यहाँ मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। जब हम हमारे नेशनल्स के लिए खेलने के लिए गए तो 1 महीने का कैंप होता है जो घर से बाहर आपको, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके अंदर रह करके पूरा महीना आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, ट्रेनिंग लेनी होती है। और उस समय कुछ भी हो, हमको पता था कि हमारी धारणाएं नहीं टूटनी चाहिए। तो आज मैं समझती हूँ, हम जब 5th स्टैंडर्ड में थे तब हमने लास्ट बिस्किट खाया था, उसके बाद बाहर का बिस्किट, बाहर का केक, बाहर का आइसक्रीम सब कुछ बंद हो गया था, कभी नहीं खाया था। और जब हम कैंप्स में जाते थे तो कोचेस जो थे हमारे, जो टीम मेंबर्स थे, वो कहते थे कि आपको प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, चिकन खाओ, ये करो वो। और हमने कहा चिकन ये सब तो दूर की बात है, हम तो किसी और का खाना भी नहीं खाएंगे बनाया हुआ, हम बाबा की याद में खुद बनाया हुआ खाएंगे। मैं समझती तब हम 12 साल के थे जब हम नेशनल्स खेले गए थे, 12 या 13 साल के थे। पर तब कैलाश दीदी से हमने छुट्टी ली थी और दीदी ने कहा आप अपनी धारणाओं पे रहोगे तो बाबा ज़रूर साथ देगा। और उस समय तो क्योंकि कैलाश दीदी ट्रांस में उस समय जाते थे, अभी तो नहीं जाते, अभी पार्ट उनका थोड़ा चेंज हुआ है। तो हम बाबा से काफ़ी अव्यक्त बाप दादा से जब हम पहली बार मिले थे तब हम 6 महीने के थे, तो याद नहीं है बाबा ने क्या कहा होगा क्या नहीं कहा होगा। पर उसके बाद तो बाबा की पर्सनल मीटिंग्स धीरे धीरे बंद हो गई। पर हमारा वो फॉर्च्यून रहा कि हमारी जो टीचर है वही संदेशी थे। तो कोई भी ओकेजन होता था या संशय आती थी तो दीदी से शेयर करते थे और दीदी बाबा से मैसेज लेकर आते थे। तो वो मैसेजेस आज तक भी हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। और कोई भी परिस्थिति में जैसे कि एक रास्ता दिख जाता है, तो उस समय भी जब हम नेशनल्स के लिए गए, दीदी ने कहा बाबा तुम्हारे साथ है। तो अंदर यही सोच चलती थी कि बाबा मेरे साथ है तो मैं धारणाएं कैसे तोड़ सकती हूँ ना, कैसे बाहर का कुछ भी खा लिया, ब्रेड भी खा लिया, आजकल तो चल जाता है ब्रेड खा लो, थोड़ा आइसक्रीम खा लो, पर उस समय हम लोग नहीं खाते थे। तो हम क्या करती थी, याद था दादियों की कहानियां तो इतनी सारी सुनी थी बचपन में ना, कि दादी आप सबने शायद सुना होगा, देवता दादी के बारे में सुना है सबने? दिनेश भाई आपने तो सुना होगा पर मैं नहीं समझती, बाकी सब जानते हैं देवता दादी को, है ना? वो देवता मेरठ दादी, वाली, मेरठ मेरठ वाली, हाँ मेरठ जी, वाली देवता हाँ दादी। जी, हाँ जी, हाँ जी। पर आप जो भी भाई बहन आज सुन रहे हैं वो जानते हैं उनको? कोई कोई जानता होगा, सब नहीं जानते। ओके, सो देवता दादी वो दादी थे, कमल सुंदरी दादी उनका एक्चुअल में नाम था, पर उनको सब प्यार से देवता दादी बुलाते थे क्योंकि देवता दादी को वरदान था कि बाबा ने उनको 3 दिन, साकार बाबा की टाइम की बात है, बाबा ने उनको 3 दिन के लिए योग का चार्ट रखा। कहा बच्ची तुम कोई भी काम नहीं करोगी, कोई भी कर्मणा सेवा नहीं करोगी, कुटिया के अंदर, कमरे के अंदर रह करके आपको योग करना है। और बाबा ने हर
मिनट का, लाइक हर घंटे का उनको चार्ट दिया, मन की कैसी स्थिति बनानी है। तो बाबा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, तो उन्होंने वो चार्ट को फॉलो किया और उनके पूरे सतयुगी जो मेमोरीज थी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, वो सारी इमर्ज हो गई। वो भूल गए कि वो संगम युग में है, वो भूल गए ये जीवन, और उनको अपने वही सतयुग का जीवन क्लियर दिखता था। ना केवल वो अपने आप को एक शहजादी समझती थी, पर जो भी उनके सामने आता था ना, वो उनका सतयुगी रूप ही दिखाते थे कि ये राजा है, ये रानी है, ये महारानी है, ये राजमाता है। उनको सब के सतयुगी फॉर्म्स दिखाई देते थे, ये दासी है, वही वैसा ही जीवन वो जीते। मतलब आई थिंक 3 महीने तक देवता दादी को सब देवताई रूप में ही दिखते थे। उनको संगम युग या कलयुग की कोई भी बातें, कोई भी भान तक नहीं था। और वो जब भोजन जो उनको पिरोसा जाता था, तभी वो एक फल पूरे दिन का और 2-3 चम्मच दूध, वही उनका 3 महीने का डाइट था। और फिर भी बहुत सारी शक्ति उनके अंदर होती थी। जैसे एक छोटी बच्ची, वैसे तो वो बुजुर्ग थे, पर एक छोटी बच्ची की तरह वो खेल पाल करते रहते थे, तो इतनी एनर्जी उनमें थी। वो सारी कहानियां हमको स्मृति में थी, तो हम सोचते थे कि बाबा ने अगर उनमें इतनी शक्ति भर दी तो हमें क्यों नहीं भरेगा। तो हमारी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती थी, तो उस समय हम क्या करते थे, जो टमाटर होता था, टमाटर की स्लाइस बनाते थे, टमाटर के बीच में थोड़ा बटर लगाते थे, धनिया रखते थे, और दूसरा टमाटर ऐसे सैंडविच बनाते थे, टमाटो सैंडविच, बीच में बटर, उसका भोग लगाते थे बाबा को, और फिर वही खाते थे। तो सब रॉ डाइट खाते थे। तो हमारे जो कोच थे उनको ये बात पता चल गई कि एक हफ्ते से यही खा रही है और पूरा महीना है और फिर टूर्नामेंट्स हैं, तो कैसे चलेगा। तो तब हम उनको चैलेंज कर रहे थे। मैंने कहा सर कुछ भी हो जाए, आपको ये विश्वास दिला दूं कि मैं कभी भी मेरे कारण टीम को कोई नुकसान नहीं होगा, कभी भी हम पीछे नहीं हट पाएंगे। एंड उन्होंने देखा कि कैसे वेजिटेरियन डाइट या कैसे सिंपल डाइट के बावजूद भी हमारी एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहती थी। और बहुत जब उन्होंने फोर्स किया कि नहीं तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो भी राइट थे, उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि कोई टमाटर खा के नेशनल्स खेल सकता है। तो उन्होंने जब बहुत फोर्स किया, तो जो हमारे मेस में जो खाना बनाने वाले भैया थे, तो राखी आ रही थी, तो हमने जाके उनको राखी बांध ली। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें क्या दूं बख्शिश में, ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, नियम होता है, बहन राखी बांधती है तो भाई को कुछ देना पड़ता है। तो मैंने कहा पक्का आप दोगे मैं जो मांगूंगी वो। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो, तो मैं आपको एक जगह ले जाना चाहती हूँ, और उनको सेंटर लेके गए और पूरा कोर्स करा दिया। मैंने कहा आप कोर्स कर लो तो मुझे परमिशन है आपके हाथ के खाना खाने की, है ना। तो इस तरीके से कैसे कैसे जब हम बड़ों को देखते हैं, दादियाँ जैसे नहीं खाना खाने के पहले जाते थे, वो पार्क्स में जाते थे और उनका एक नियम था, तो ऐसे ही एक माइंडसेट बना लिया कि हम जो भी कर्म करते उसमें सेवा को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सके, कैसे दूसरों का कल्याण हो सके। क्योंकि हर चीज में बाबा का ज्ञान है ना? कोई भी साधारण हमको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी दिखता है, पर उसमें भी ज्ञान समाया हुआ होता है। और दादियाँ हमेशा हमें ये सिखाती थी कि कैसे हर चीज में हमें ज्ञान को देखना है, ज्ञान से उस चीज को कनेक्ट करना है। तो जहाँ ज्ञान होगा, बाबा की याद होगी, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि सेवा का दरवाजा कहाँ पे है, खुल जाएगा और आप सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहे। और फिर जब हम सेंटर पे रहने शुरू कर रहे थे, तो गुलजार दादी से मिलने गए थे, क्योंकि नया जीवन, मतलब हमने सोचा नहीं था कि हम सेंटर पे रहना शुरू, पता था कि सेंटर पे ही रहना है, पर कब रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरीके से रहना शुरू करेंगे, ये सब कुछ कभी नहीं सोचा था। और ऐसे ही रास्ते में चल रहे थे। हमारा एक 3rd ईयर का फाइनल एग्जाम जैसे फिनिश हुआ, और हम नियम अनुसार रात्रि क्लास कर रहे थे, और फिर हम वॉक करके घर जाते थे। 2-3 कन्याएं थी, हम वॉक करके घर जाते थे। तो उसमें से एक जो है वो हमसे बहुत बड़ी थी, उसने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, डबल ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, तो उसके बाद बीएड एमएड सब कर लिया था, जितनी भी पढ़ाई कर पा सकती थी सब कर ली थी, अब कुछ बचा नहीं था। तो दीदी ने उसको कहा था, सेंटर की बहन ने, कि अभी आप समर्पित हो जाओ, मधुबन जाके ट्रेनिंग करो। तो कहीं ना कहीं उनको मन में था कि मुझे अकेला नहीं जाना,
तो जैसे हम रात को वॉक करके जा रहे थे, उन्होंने कहा मधुबन चलोगी मेरे साथ? मधुबन वाज मेरे लिए तो मेरा दूसरा घर है। मैंने कहा हाँ चलेंगे, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा पर वो ट्रेनिंग है बहन समर्पित होने की। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वैसे भी करना तो है ही, तो जब भी करेंगे देख लेंगे। तो हम दोनों ने फॉर्म भरे, पर ड्रामा वंडरफुल ये कि दोनों में से कोई भी ट्रेनिंग के लिए जा नहीं पाया, क्योंकि उनको लगा शायद मैं मना कर दूंगी तो वो छूट जाएंगे, पर मैंने मना नहीं की और वो भी खुशी खुशी मेरे साथ आना चाहते थे, पर कुछ कारणवश उनका कैंसिल हो गया। बची मैं। तो दीदी ने कहा आप तो पूरा टाइम सेवा में होते ही हो, आपको पता ही है, तो जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा भी कैंसिल हो गया। पर क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो कहा कि आप सेंटर पे आ जाओ, सेंटर पे थोड़ा सेवा की ज़रूरत है 2-3 महीने के लिए, और सेवाओं में आप हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो 3 महीने के लिए हम गए। तो तब से सेंटर पे ही है, वापस फिर घर आने का चांस ही नहीं मिला। अक्सर आपने सभी बहनों की कहानियों में सुना होगा कि 1 हफ्ते के लिए बुलाया, 3 हफ्ते के लिए बुलाया, 3 महीने के लिए बुलाया, और फिर वो आज तक अनादि काल हो गया है, वो फिनिश नहीं हुए हैं। तो ऐसे सेंटर पे रहना शुरू हो गया। और तब हम बहुत सारे डिफरेंट सेवाएं भी करते थे। और साथ में मधुबन में जो इंटरनेशनल रिट्रीट्स हुआ करती थी, तो वो रिट्रीट में भी हम योगदान देते थे, थोड़ा हेल्प करते थे। इंटरनेशनल रिट्रीट जो विदेश के जो भी बच्चे आते हैं उनको हेल्प करते, उनकी सेवा में हम हेल्प करते थे। तो फिर वहाँ से दादी ने देखा, दादी जानकी जी ने, और फिर हमको बताया कि आप विदेश में सेवा करने आ सकते हो। हमने कहा दादी आप जो कहे, जैसा कहे वैसे। तो फिर उस तरीके से फिर हमारा विदेश में आना हुआ। और फिर यहाँ पे हम दक्षा बहन के साथ पिछले 5 साल से, वैसे लंदन में 6 साल हो गए हैं, और 5 साल से दक्षा बहन के साथ वेमली की सेवाओं में उनको सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसी एक स्वीट सी जर्नी है हमारी। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आपने आज तो हमें अतीत का सफर करा दिया निधि बहन। बहुत सारी, मैं कहूँगा 20-25 साल पीछे आप हम सबको ले गई, और आपने बहुत सुंदर बात कही। वो तपस्या धाम का वो बगीचा, उसमें वो बाम्बू की वो कुर्सी, उस पर बैठी हुई शांतामणि दादी, बाजू में वो रेणुका माताओं की ब्राह्मणी बैठती थी, नुमा शाम का योग समझो दादी वहीं पर करती थी, और उनसे मिलना, वो सारी बातें सभी दादियों की आपने याद दिलाई। तो मैं कहूँगा 25 साल आप हमें पीछे आज ले गई, बहुत सारी बातें याद दिलाई, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कितना हर एक का अनूठा अपना अपना पार्ट होता है कि देखो, अन्न का पहला कणा दाना जिसको कहेंगे, वो भगवान के घर का, और भगवान के घर में, घर का और घर में, ये क्या वंडरफुल बात नहीं लगती है। चलना ही जिस आत्मा ने भगवान के घर में सीखा हो, उसकी उड़ान तो ऊंची होनी ही होनी है। और आप सबने निधि बहन की बातों से इस बात का अनुभव कर लिया होगा कि कैसे वो निजी पुरुषार्थ भी कर रही है, और सेवाओं के द्वारा, अपनी ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा जमा की पूंजी अर्थात निधि जमा भी करती जा रही है। और मुझे संकल्प भी उठा कि ये जो इतने महीने से कार्यक्रम चल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यू आर द यंगेस्ट वन इन दिस प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है, लगभग मैं गलत नहीं हूँ। आप सबसे कम उम्र की आत्मा इस कार्यक्रम में आज आई है, और लेकिन अनुभव आपका काफ़ी गहरा और ऊंचा है। अभी भी हमारे पास निधि बहन कुछ समय है, कुछ क्या आधा समय है। अगर कुछ बातें आपको याद आती है तो और आप सुना सकती है। दादी जानकी के साथ बातें हो, लंदन के बारे में, दक्षा बहन के साथ के कुछ अनुभव, क्योंकि आपके साथ तो दिग्गज है, दक्षा बहन भी दिग्गज है, तो कुछ न कुछ बातें आपने उनसे भी सीखी है, या आप जो कुछ भी शेयर करना चाहे तो अभी भी समय है, आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो नहीं, मैं बता, आपने जो
पूछा ना कि दादियों के बारे में, तो मैं त्रिमूर्ति दादियों के बारे में बताती हूँ कि जी। त्रिमूर्ति दादी कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि क्योंकि 3 है इसलिए त्रिमूर्ति दादी कहते हैं, कि क्या रीज़न है। तो मैं समझती हूँ कि जब हमारा जो अनुभव था प्रकाशमणि दादी के साथ, तो वो अनुभव ये रहा कि प्रकाशमणि दादी जैसे ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाबा ने उनको विल किया था, तो हर एक के अंदर वो स्थापना का कार्य करते थे, निश्चय की स्थापना, पालना की स्थापना, प्यार की स्थापना। तो हमेशा प्रकाशमणि दादी को स्थापना करते हुए देखा ना, वो बीज बो देते थे और उस बीज के कारण अनेकों की जीवन परिवर्तित हो जाती थी जब वो फल बाहर आता था। और हमने देखा कि जब हम लंदन में आए, तो दादी जानकी जो थे वो विष्णु का काम करती थी, वो पालना का काम करती थी, धारणाओं से उसको शक्तिशाली बनाते थे। उसकी जो जड़ें हैं, वो जो बीज है, उसकी जड़ों की गहराई कितनी ना डीप कर देती थी दादी अपने दौरान देसी दृष्टि से, नज़र से। हम जब लंदन आने के पहले दादी ने एक सिंपल सा एक शेयर करूंगी आपके साथ। दादी से जब मिले, प्रवीणा बहन ने दादी से जब मिलाया, तो प्रवीणा बहन और बड़ों ने ये सोचा था कि हम पोर्चुगल में जाएंगे यूरोप की सेवा के लिए, क्योंकि हम गुजरात से थे और पोर्चुगल में बहुत बड़ी गुजरात की कम्युनिटी है लिस्बन के पास। तो वहाँ पर पहले सोच चल रही थी बड़ों की कि हमें भेजें, तो दादी के पास लेके गए और दादी को कहा कि दादी हमने सब सोचा है और हम समझते हैं कि बहन को पोर्चुगल भेजेंगे। तो दादी ने बहुत डीप दृष्टि दी और दादी ने कहा कि नहीं, इसको वहाँ नहीं भेजो, इसको लंदन भेजना है पहले, और फिर जयंती बहन डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ जाएगी, आप उसको वहाँ नहीं भेजना। और तो दादी ने से छुट्टी मिल गई कि इसको लेके विदेश सेवा के लिए जाना है, फिर लंदन में जाना है। और कुछ कारण सर 2 साल बीत गए, पर हम सेवा के लिए लंदन नहीं आ पाए थे या विदेश नहीं जा पाए थे। तो 2 साल के बाद फिर से प्रवीणा बहन शायद भूल गए थे, हंसा बहन भी ये बात भूल गए थे, जयंती बहन के दिमाग से भी, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, पर हमको याद थी कि दादी ने क्या कहा। तो 2 साल के बाद फिर से हमको फोन आया कि अभी तो बहुत सेवा की जरूरत है, हम समझते हैं आपके सेंटर पे भी बहुत सेवा की जरूरत है, पर अगर आप आ सके तो बहुत यूजफुल होगा। मैंने कहा ठीक है। हमारी बड़ी दीदी ने भी परमिशन दे दी, जिनके साथ हम रहते थे, और सबने फिर से दादी के सामने लेकर गए। दादी ने मेरे को देख के मुस्कुराया और ऐसा लगा कि दादी पहचान गए हैं, कि दादी ने आत्मा को फिर से पहचान लिया हो। और तभी दादी की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो दादी ज्यादा कुछ बात नहीं कर सके, पर केवल दृष्टि दी। और फिर उन्होंने फिर से पोर्चुगल के लिए सारी प्रोसेस शुरू कर दी। पर ड्रामा अनुसार देखो, वो वीज़ा का जो प्रोसीजर था वो पोर्चुगल का पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन। तो जयंती बहन का फ़ोन आया और जयंती बहन ने कहा कि जयंती बहन एक्चुअली मिले, हम आमने सामने उनके कमरे में जयंती बहन ने बुलाया और जयंती बहन ने कहा कि आपके लिए हमने यूरोप का सोचा था, पर ये रीजंस हैं जिनकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप लंदन आएंगी? तो मैंने कहा जयंती बहन, आप कहो और मैं मना करूँ ये तो पॉसिबल नहीं है, पर शायद आपको याद ना हो, पर जब मैं पहली बार दादी ने विदेश सेवा के लिए कहा था, तो दादी ने तभी भी ये कहा था कि ये पोर्चुगल नहीं जा पाएगी, इसको लंदन भेजना है ना। तो 2 साल पहले जो दादी ने देखा है ना, 2 साल के बाद वो प्रैक्टिकल देखो ड्रामा कैसे उनके मुख से निकला हुआ एक एक बोल ना प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होता देखा हमने। और उसके बाद जब दादी लंदन में आते थे, रोज शाम को हम दादी से मिलने जाया करते थे, गुड नाइट करते थे कई बार। तो जैसे साकार लास्ट में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम साकार बाबा से ही मिल रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल डिफरेंस नहीं लग रहा था। दादी सोने की तैयारी कर रहे हो, हम दृष्टि लेने जाते थे, तो दादी कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, तभी भी कहते थे इनको फल दो, इनको टोली दो।
तो वो देवता का संस्कार, देने का संस्कार, तो एक रॉयल रूप। और वो जो भासना आती थी जैसे समानता की, और धारणाएं भी दादी की इतनी पक्की। उस समय भी हमने देखा जब हम दादी से उनके कमरे में मिलने जाते थे, दादी भोजन करते थे, फिर दादी एट द एज ऑफ 103, 104 है ना, अपना जो रुमाल होता था वो खुद ही फोल्ड करते थे, खुद ही उसको अच्छे से बिछा के अपने चेयर के आर्म्स पर रखते थे। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों को कितना एक्यूरेटली दादी करते थे, दादी की धारणाओं को हमने देखा। तो जैसे प्रकाशमणि दादी जो थे वो बीज बो देते थे, स्नेह का जल भी देते थे, पर जैसे जानकी दादी जो थे उनसे ये सीखा कि कैसे जड़ों को, फाउंडेशन को और मजबूत किया जाता है। और गुलजार दादी तो तपस्वी मूर्त वैसे ही है ना, और उनकी सिंपल सी बातें, कई बार हमको लगता है जैसे शंकर जी के लिए कहते हैं ना कि आंख खोली और भस्म हो गया, तो कितनी सिंपल सी बात है आंख पल के खोलना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेहनत का काम नहीं है, पर काम हो जाता है। तो ऐसे गुलजार दादी के साथ जो अनुभव रहे हैं पर्सनल मुलाकातों के, उसमें यही था कि दादी बहुत सिंपल सी बात करती थी, पर बहुत बड़ी जो भी बातें हो वो एक सेकंड में जैसे फिनिश हो जाती थी। तो जब जैसे बताया कि जब हम समर्पित होने जा रहे थे, सेंटर पे ऐसे ही आ गए थे, तो दादी गुलजार से मिलने गए और दादी गुलजार को बताया कि अभी हमने सेंटर पे रहना शुरू कर लिया है। तो दादी ने बहुत मीठी दृष्टि दी, बहुत प्यार से गले लगाया और पूछा कि तुम खुश हो? मैंने कहा दादी मैं तो बहुत खुश हूँ। तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक महामंत्र याद रखना, और वो महामंत्र ये है कि कोई भी पेपर आए घबराना नहीं, क्योंकि पेपर तुमको फेल करने के लिए नहीं आ रहा, तुमको पास करके आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। जैसे एग्जाम्स में, अभी एग्जाम्स दे के आई हूँ ना, मैं तो जस्ट एग्जाम्स दे के आई थी, तो दादी ने कहा वो एग्जाम दे के देखो आगे की क्लास में चली गई, अब तो बाबा के पास आ गई। ऐसे जो भी एग्जाम्स आएगी ना, तुम आगे की क्लास में बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी। तो जैसे कि दादी ने एक खुशी का वो जो इंस्पिरेशन फाउंटेन होता है, झरना, वो उस समय ऐसा ज्ञान का, प्यार का, खुशी का आत्मा के अंदर डाल दिया कि फिर कोई भी परिस्थिति, कभी कभार हम पॉज जरूर हो जाते हैं पर फेल नहीं हो पाते हैं ना। तो वो दादी ने जो अंदर की डर थी या अंदर के कोई भी व्यर्थ संकल्प अगर आए भी भविष्य में, तो उसकी पॉसिबिलिटी को पहले ही सहज भाव से फिनिश कर दिया, उसका विनाश कर दिया। और दादी की तपस्वी मूर्त हम नहीं भूल पाते हैं, उतनी वो दृष्टि और उनका वो प्यार, उनके वाइब्रेशंस। शक्ति भवन में जानकी दादी एक तरफ रहते थे और बाजू में गुलजार दादी का भी कमरा था, तो कई बार जानकी दादी से मिलकर फिर गुलजार दादी से भी मिलने जाना होता था। तो उन दोनों के बीच का जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, जो रॉयल्टी है देवताओं की, वो बहुत अच्छे से झलक दिखाई देती थी। वो भी सीखने को था कि कैसे एक दो को रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है और उनके साथ आगे बढ़ना है। तो ये तीनों त्रिमूर्ति दादियों से भी सीखा। और आप सबको पता होगा रतन मोहिनी दादी, रतन मोहिनी दादी जो यूथ दादी है, तो वो हमारी दादी, क्योंकि हम सब यूथ उस समय, दादी ही हमारे लिए एक स्पोक्स पर्सन थे। और रतन मोहिनी दादी से इतनी सारी चीजें सीखी है क्योंकि उनसे करीब काफी रहे हैं। और ड्रामा ना, ड्रामा क्या है, कैसे फुल स्टॉप लगाना है, कैसे बीती को बिंदी करना है, वो उनके प्रैक्टिकल जीवन से हमने देखा। दादी ने कभी क्लास नहीं कराया होगा हमको, पर दादी हम एक बार दादी के साथ लंच कर रहे थे दादी कॉटेज के अंदर, और दादी ने इतना, दादी अपना खाना तो खा रहे थे पर ये भी ध्यान रख रहे थे कि मेरी प्लेट में क्या क्या है, क्या नहीं है, मैं क्या खा रही हूँ, क्या मुझे पसंद है नहीं पसंद, दादी को सब थोड़ा थोड़ा ध्यान में वो उन्होंने परख लिया एक ही मीटिंग के अंदर। और वो बहनों को भी कह रहे थे कि इसको पिरसो, इसको ये दो वो दो, और हम खा रहे थे। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीजें वहां पर देखी और दादी ने एक सेकंड के अंदर जैसे फुल स्टॉप लगा दिया, दादी ने एक सेकंड में परिवर्तन कर दिया।
हमने कई बार देखा है, कई भाई बहन रतन मोहिनी दादी से मिलने आते थे, कोई ना कोई उनकी परेशानी होती थी तो वो सारा ऑफलोड करते थे दादी के सामने। कई बार उनका जो गुस्सा होता था वो दादी के सामने ऐसे ही कहाँ जाके निकाले ना, वो निमित्त है दादी। और रतन मोहिनी दादी भारत की सभी बहनों की भी लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उनकी भी देखभाल करती थी। तो जब भी देखा कोई गुस्से में आता था या अपने अशांत अंदर मन में होता था, तो दादी 1 सेकंड के अंदर उसको शांत करते थे। ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था, है ना। उनका व्यवहार ही ऐसा होता था कि वो आत्मा बाहर गुस्से में होगी पर कमरे के अंदर आते 1 सेकंड में वो गुस्सा, है ना, गायब हो जाता था। तो दादी ने हमको, रतन मोहिनी दादी ने, एक बार हमने रतन मोहिनी दादी से पूछा कि दादी ये सब कैसे आप अपनी स्थिति को इतना पावरफुल रख पाते हो, या कैसे इतने लाइट रह पाते हो, इतनी सारी कारोबार है, इतनी सारी चीजें हैं। तो दादी ने तभी कहा कि मैं यही सोचती हूँ, जो पास हो गया सो पास हो गया, फुल स्टॉप, वो बीत गया, अब उसका कुछ मेरे साथ अभी लेना देना नहीं है। और लिटरली हमने दादी को 2-3 बार कहा, दादी कल हम आपसे ये मिले थे ना, तो दादी ने मुझे कहा मैं तो भूल गई, वो पास्ट हो गया ना, तो मैं भूल गई, है ना। तो कैसे जो चीज चली गई उसको अपने मन से भी निकाल देना, ये प्रैक्टिकली दादियों से, दादी रतन मोहिनी जी से सीखा। और कैलाश दीदी से तो सहनशीलता, नम्रता, प्यार, वो सारी चीजें हमने देखी, पालना माँ क्या होती हैं। और विशेष रूप से अगर हम कहें दक्षा बहन के साथ जो हम पिछले 5 साल से रह रहे हैं, है ना, दक्षा बहन से अनुशासन के साथ साथ जो उन्होंने दादियों से सीखा है, उनकी जो ऊंची भावना है कि जो उन्होंने पाया है वो सबको देना चाहते हैं, उनका रिटर्न देना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा के कदम पे दादी जानकी चले, और दादियों के कदम पे कदम हम कैसे रखें, तो वो हमारी बड़ी बहनें, स्पेशली दक्षा बहन जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो वो हमें सिखाते हैं कि दादी होते तो दादी ये करते ना, इस तरह से करते। तो वो जो सोच है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में आज से लंदन में फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया है ना। तो ऐसे कई परिस्थितियां या सिचुएशंस आती हैं, पर उस सिचुएशन के अंदर अपने मन को संभाल करके कैसे उसमें से बेस्ट जो है उसको कैसे समझे, कैसे उसके अंदर की विशेषताओं को परखे, तो ये हमने दक्षा बहन से भी सीखा। और उनका एक बहुत ब्यूटीफुल नेचर ये है कि वो सभी के अंदर समानता, सभी को एक एक वो कहते हैं ना, एक रास्ता उनके अंदर है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो आईना बन जाता है, और उस आईने में आप खुद को भी देख पाते हो और खुद को चेक करके चेंज कर पाते हो, क्योंकि वो पालना भी है, वो प्यार भी है, वो होप भी है, और साथ साथ उमंग भी है ना, वो जो पुश होता है ना थोड़ा सा, तो जो उन्होंने दादियों से लिया, तो ये हमारा भाग्य है कि जिनको दादी की डायरेक्ट पालना मिली। क्योंकि जब हम भारत में होते हैं तो दादियों के रिसेंट में ना 2010 के बाद इतना दादियों से मिलना जुलना का थोड़ा थोड़ा लिमिटेड हो गया है, स्पेशली 2010 के बाद तो बहुत कम हो गया है, बिकॉज दादियों की भी एज के कारण, कारोबार के कारण, और हम भारतवासियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शायद हम उनको स्टेज पे ही देख पाते हैं। पर यहाँ लंदन की बहनें, जयंती बहन, चारों बहन, आप सबने, मंदा बहन, इन सबका आपने अनुभव सुना। और ये जो बड़े बहनें हैं, जैसे कि दादी ने उनके अंदर हर एक चीज को ना ऐसे घुट घुट के, जैसे मानी काढ़ा बनाती है, हर चीज को घुट घुट के बच्चों को पिलाती है, वैसे इन सभी बहनों को दादी ने बहुत अच्छे से सब कुछ पिला करके एक बहुत ब्यूटीफुल उनकी रचना की हुई है। और उसी को देखकर, उसी की परछाई में जब हम रहते हैं, तो वो एक सुकून भी है, एक प्रोटेक्शन भी है, और साथ साथ ग्रोथ भी है ना? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा धूप लगती है ना, तो भी पौधा मुरझा जाता है।
तो धूप के साथ साथ छांव का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी हमारे बड़े बहनें हैं यहाँ पर, वो छांव का काम करते हैं, जिसके अंदर आत्मा निखर कर बाहर आ सकती है। तो ऐसा एक फॉर्च्यून कहें कि यहाँ पर बाबा के लंदन में बाबा की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस की एक एक्सटेंशन ब्रांच वेमली, वहाँ पर हमें सेवा करने का अवसर मिला। और कोशिश यही रहती है कि जो बहनों ने जिस तरह से दादियों ने उनको सिखाया है, हम भी उसको सीखें और हमारे बाद की जनरेशन, या पहले तो अपने आप को उस लायक हम बना लें। तो वही एक कोशिश रहती है। बहुत अच्छा। आपकी बातों से पता पड़ता है कि आपके जीवन का लक्ष्य कितना ऊंचा है और कितने आप गुणग्राही है। ये सारी बातें आपके इस 1 घंटे के सेशन में हम सब समझ पाए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चंपा बहन भी हमारे साथ है। चंपा बहन, आपने भी निधि बहन को। निधि बहन, ओम शांति। ओम शांति चंपा बहन। आपको देख के तो ऐसे लगे कि आप अभी तो कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, छोटे हैं बहुत। हाँ, बाबा की यूनिवर्सिटी है ना। वो तो है, लेकिन उम्र में दस भाई ने बोला ना कि शायद आप सबसे छोटे हैं जो जिसने अनुभव सुनाया। जी। और सही बहुत बात बहुत है। रक्षा बहन को रक्षा भी बहन याद को देना। थैंक्स। रक्षा बहन भी है, वो भी सुन रहे हैं। चंपा बहन, रक्षा बहन को याद देना नहीं, रक्षा बहन हाजिर है और हाजिर नाजिर आप मिल लीजिए। शांति। ओम शांति सभी को। और सबसे पहले आप आपको सबको तो महिमा बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। है। I said आप सबके टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस के कितने महीने, जैसे भाई ने बताया ना, लगातार आपने सबकी पालना की। और देश विदेश के भाई बहने अभी भले निमित्त थोड़े ही होते हैं सुनने वाले कंपैरेटिवली, पर आई नो थाउजेंड्स लोग के ऊपर देखते हैं, कई थाउजेंड्स, जैसे भाई बताते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल गो, और फिर कई बार तो दोबारा भी सुनते हैं। तो ये जैसे परिवार को नज़दीक लाने के निमित्त बना है ये प्रोग्राम। और अनेक भी प्रोग्राम और स्थानों से भी रिक्वेस्ट आती है, पर आई थिंक ये सबसे ज़्यादा लंबा चला है। तो आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। पर मिनेश पर मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि चलो सभी भाई बहनें यहाँ पे आए, स्पीकर्स आए, उन्होंने क्लास कराया, पर जो भी भाई बहन है सुनने वाले हैं, जो लगातार एवरी डे सुन रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। अगर वो सुनने वाले नहीं होते तो भी ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप सब जो बहुत रुचि से, प्यार से सभी बहनों के, विश्व भर की बहनों का सुन रहे हैं, और इतना सबको आपका आकर सुनना ही एक रिस्पेक्ट का जेस्चर है ना, आपका रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो ये जो आप सबने मिलकर रिस्पेक्ट सभी बहनों को दिखाया है या सभी स्पीकर्स को दिखाया है, तो सभी बहनों और स्पीकर्स की तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत थैंक्स। देखिए निधि बहन, आपने ये जो बात कही ना, इट शोज योर लेवल ऑफ मैच्योरिटी। आपने कितनी गहरी बात कही थी और ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि भाई बहनें जो है वो लगातार इस सभा की शोभा बने रहे। अगर ये भाई बहनें ना होते तो शायद ये कार्यक्रम भी ना हो पाता। तो एक एक भाई बहनों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हर एक भाई बहन का दिल से शुक्रिया अदा करते। बहुत अच्छी बात निधि बहन ने कही। और चंपा बहन, आज एक दुविधा है मुझे, क्योंकि इतने महीनों से तो क्या होता है कि जो स्पीकर होता है ना, वो स्पीकर लास्ट में योग कराते, दृष्टि देते, लेकिन आज तो गुरु गोसाई दोनों खड़े, किसको लागू पा? मैं दक्षा बहन को बोलूं या निधि बहन को? क्योंकि आज रक्षा बहन को। It goes without saying विनेश भाई, बड़े हैं तो बड़ों की दृष्टि तो सौभाग्य होता है। मैं इसलिए तो दुविधा में हूँ कि बड़े दक्षा बहन है, लेकिन आज दिन आपका है। मैं क्यों नहीं भैया, दुविधा की बात ही नहीं है, क्लिस्टर क्लियर है। जब बड़े होते हैं तो उनकी आशीर्वाद, उनकी गुड विशेस से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता। बहन, आप सबको दृष्टि दो और आप मेडिटेशन। अच्छा निधि बहन मेडिटेशन कराए और आप मैं दृष्टि देते हैं, ठीक जी। चलिए, अच्छा है।
बहन का करो ना स्पॉटलाइट, तो सब देखे बहन को दृष्टि है। 1 घंटे से देख रहे हैं हमसे, तो अगर विनेश भाई, या थैंक यू। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं। निधि बहन, आप कमेंट्री शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। हम सभी यज्ञवत्स एक साथ मिलकर के यज्ञ रक्षक बन करके उस यज्ञ पिता, यज्ञ के रचयिता बाप दादा और हमारे सभी आदि रत्नों को साक्षी मान करके उस स्थिति में स्थित हो जाए जिस स्थिति में बाप दादा हमें सदैव देखना चाहते हैं। उस ऊंची शक्तिशाली बेहद स्थिति, ऐसी बीज रूप स्थिति, बाप समान स्थिति, एक के रस में एकांत चित्त होकर एकाग्रता से हम बाबा के समक्ष सर्वशक्तिमान बाबा से स्वयं के अंदर सर्व शक्तियों को भरें, स्वयं का सर्व गुणों से श्रृंगार कर हम सभी बाबा की रूहानी सेना बन समस्त विश्व को ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस दे जो एक ऐसा सुंदर वातावरण बन जाए जिससे भगवान की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाए। और हम सभी का मार्गदर्शक करने वाले बाप दादा आदि रतन और हमारे बड़े, उनकी दृष्टि और उनकी छत्र छाया के नीचे रहकर हर कदम में पदम को जमा करने की शक्ति भर ले। अपने इस ब्राह्मण जीवन के उस सौभाग्य को, उसकी महानता को समझकर, पहचान कर सदैव खुशी में ऐसे नाचे कि हमें देखकर हर कोई खुश हो जाए। आए
1 मिनट ऐसी साइलेंस में चले जाएं जहां ये सभी बातें हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप में समा जाए। ओम शांति।